कि अगर हमारी विरासतें सौंपी नहीं जाएंगी तो हम 30 मस्जिदों को खुदवा कर मंदिर निकलवा लेंगे। तो चलिए, पहले अयोध्या मंदिर था, फिर जो है ज्ञानवापी मस्जिद हुआ। तो क्या इस तरह अगर 30,000 जैसे कि मस्जिदों पर दावा है कि वो पहले मंदिर था, तो क्या बीजेपी एक करके उन तमाम मंदिरों पर दावा करेगी, जहाँ जहाँ मस्जिदें हर जगह क्या वो मंदिर बनवाएगी? मैं एक सनातनी ब्राह्मण होने के नाते या फिर भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि जरूर वो हमारी विरासतें हैं और हमें उनको प्राप्त करना ही है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने अपने सभी विरासतों को वापस पाने के सभी मार्गों पर हम लोग काम कर रहे हैं और राम मंदिर उसका हमारी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। आज ज्ञानवापी पर भी आज फैसला कोर्ट का आना ही है और मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि जो आज के जो भारत के जो मुसलमान हैं, जिन तथ्यों के साथ वो समाज में सामने आ रहे हैं, उसमें कोई तार्किक तर्क का कोई इनपुट ही नहीं है। ज्ञानवापी पर मूल रूप से 4 बार हमले हुए हैं मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। तेजस्वी यादव जी ने जो नारा 2020 के चुनाव में दिया था वो कभी पूरा होने वाला था? वो एक ब्लफ था, वो एक ऐसा ब्लफ था जिसको सामान्य दृष्टिकोण से सामने रखा गया, लेकिन वो उतनी बड़ी बात होते हुए भी जनता ने उनको नकारा है कि नहीं नकारा है। कि दानिश रिजवान की हैसियत क्या है कि वो भाजपा के किसी भी नेता के बारे में बोले? उनकी हैसियत ही नहीं है। जो हमारी विरासतें हैं वो हमें सौंप दीजिए, नहीं तो 30,000 मस्जिदों को खोदकर मंदिर निकाल लिया जाएगा। ये बयान जो है वो बीजेपी के विधायक बचौल साहब ने दिया है और उसके बाद राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है इन तमाम मसलों पर, ज्ञानवापी मस्जिद पर। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल अपना कार्यकाल का पूरा किया। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता संतोष पाठक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते, धन्यवाद आपको। बचौल जी ने एक बयान दिया है कि जो हमारी विरासतें हैं वो हमें दे दीजिए, नहीं तो हम जो 30,000 मस्जिद हैं उसको खुदवा कर जो है मंदिर निकलवा लेंगे। और इस पर जो है शक्ति यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया और कह दिया कि बचौल साहब जो 3 केजी मछली खाते हैं वो हिंदुत्व पे या हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञानवापी पे ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरा मसला है, ये मूलतः सभ्यताओं की लड़ाई का है। इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत में आक्रांताओं ने प्रवेश किया और जो भी सांस्कृतिक विरासतें थीं हमारी, और मूल रूप से भारत मंदिरों का देश रहा है और मंदिर जो है वो कई प्रकार के केंद्र होते थे, जिसमें प्रमुख सबसे बड़ा तत्व जो था वो शिक्षा का था। मंदिर ही हमारे यहाँ शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। तो जो भी विदेशी आक्रांताओं ने भारत में प्रवेश किया और उनका जो पूरा मॉड्यूल था, उसको अगर हम ठीक से अगर देखेंगे तो उनका पूरा प्रयास यही था कि जो भी शिक्षा के जो भी मॉड्यूल भारत में उपलब्ध हैं, वॉरशिप्स के माने पूजा करने के जो भी मॉड्यूल भारत में उपलब्ध हैं, उनको विखंडित कीजिए, उनको तोड़िए, उसको ख़त्म कीजिए। दुनिया भर में भारत का नाम जो था उस दौर में वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि पूरे दुनिया भर में तब कोई भी सभ्यता इस प्रकार से विकसित नहीं हुई थी कि जिसके पास जीवन जीने के सभी प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध हों। वो सिर्फ हिंदू समाज के पास था, जो सनातनी प्रक्रिया के तहत भारत में विकसित किए गए थे। उस दौर के जो ऋषि मुनि लोग थे वो मूलतः आज के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, आधुनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, तो वो मूल रूप से वो लोग शोधक थे, वैज्ञानिक थे। और उन्होंने जो तथ्य समाज के सामने रखे उसमें कितने ना जाने कितने प्रकार के वैज्ञानिक इनपुट आज भी भारत को ही नहीं मिलते, दुनिया के सभी देश उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब 1000 साल तक हम लोगों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसके बाद फिर क्रमशः अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत लगातार युद्ध करता रहा, तो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से तीनों रूप में हमारी पराभव उसी समय पर, उसी कालखंड में हुआ है। एक जो तथ्य है, जो आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी जाएंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएगा कि एक लंबे समय तक भारत में जो वैश्विक व्यापार का जो दर था, जो भारत निर्यात करता था चीज़ें दुनिया को, वो लगभग 34% जो वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा था वो भारत का था। वो धीरे धीरे करके इस 1100-1200 साल के कालखंड में हम लोगों ने खोया है, गंवाया है। वो जो हमारी जो श्रेष्ठता थी उसको नष्ट करने के लिए आए थे। ज्ञानवापी पर मूल रूप से 4 बार हमले हुए हैं मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। मोहम्मद गौरी पहली बार 1194 में आए थे और जब उसने हमला किया ज्ञानवापी पर या बाबा विश्वनाथ पर, तो स्वयं बनारस के जो सामान्य लोग थे उन्होंने, जब वो लूट कर चले गए आक्रांता के रूप में, तो बनारस के लोगों ने ही उस मंदिर को वापस उस वैभवशाली स्तर तक पहुंचा दिया। फिर
उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सुल्तान थे महमूद, आपको सुल्तानपुर के, उन्होंने भी हमला किया, जिसको दुनिया भर में भारत ने आज़ादी के बाद प्रेम का सबसे बड़ा प्रतिमान बताकर प्रचारित किया। उनके नाम पर दिल्ली में सड़कें बनवाई कांग्रेस ने। शाहजहां ने भी 1632 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद पर हमला किया था। उन्होंने कह रहे हैं कि शाहजहां ने भी हमला करवाया था। शाहजहां ने भी हमला किया, उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी थी तोपों के साथ। वो भी एक लड़ाई हुई जिसको फिर बाद में हम लोगों ने लड़ा, उसको ठीक कराया, जिस प्रकार से भी हो सका उसको हम लोगों ने किया। और उसके बाद फिर फाइनली औरंगजेब ने 1669 वर्ष ईस्वी में उस मंदिर को पूर्ण रूप से विखंडित कर दिया। और मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि जो आज के जो भारत के जो मुसलमान हैं, जिन तथ्यों के साथ वो समाज में सामने आ रहे हैं, उसमें कोई तार्किक तर्क का कोई इनपुट ही नहीं है। कल मैं एक टीवी डिबेट में ये देख रहा था कि ओवैसी जी ने कहा कि ऐसे तो 50,000 स्थल होंगे, तो क्या भाजपा जो है वो इन सभी 50,000 स्थलों का जो मोडस ऑपरेंडी है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि जैसे बचवल साहब ने कहा, बचवल साहब पे एक्चुअली सवाल था, उन्होंने कहा कि अगर हमारी विरासतें सौंपी नहीं जाएंगी तो हम 30 मस्जिदों को खुदवा कर मंदिर निकलवा लेंगे। तो चलिए, पहले अयोध्या मंदिर था, फिर जो है ज्ञानवापी मस्जिद हुआ, तो क्या इस तरह अगर 30,000 जैसे कि मस्जिदों पर दावा है कि वो पहले मंदिर था, तो क्या बीजेपी एक करके उन तमाम मंदिरों पर दावा करेगी, जहाँ जहाँ मस्जिदें हर जगह क्या वो मंदिर बनवाएगी? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर मैं एक सनातनी ब्राह्मण होने के नाते या फिर भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जरूर वो हमारी विरासतें हैं और हमें उनको प्राप्त करना ही है, इसमें संशय कहाँ है। लेकिन अगला सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि बीजेपी कई फॉर्मेट पे जो है सफल हो गई हैं, चाहे वो रोजगार देने का मसला हो, महंगाई हो, इसलिए मुद्दा से ध्यान भटकाया जा रहा है। जो तमाम सियासी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं आप लोगों के ऊपर। ये रोजगार का जो प्रश्न है, ये आज के समय में बहुत तेज़ी से भारत में एक बड़ा विषय बनाकर इसको पेश किया जा रहा है। आप कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, किसी भी इंडेक्स को, खास करके कोरोना कालखंड के बाद, कोरोना के जो पहला चरण था उसके बाद जो स्टीप डिक्लाइन था आपको रोजगार के क्षेत्र में, उसको हम भी स्वीकारते हैं, दुनिया की कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा वो उस चीज़ को स्वीकारता है, ये वो एक तथ्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन जब से कोरोना के प्रथम चरण के बाद जब हम लोगों ने रिकवर किया है इकोनॉमी को, और आपको ध्यान में होगा कि एक बहुत बड़ा पैकेज जो है भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको देश में देने का काम किया था। लगभग 2 लाख करोड़ की पैकेज थी वो। उस पैकेज के स्टिमुलेशंस के प्रभावों को अगर हम ठीक से अगर एनालाइज करेंगे तो आज की डेट में भारत में जो जॉब का जो ओरिएंटेशन है वो लगभग 34% के हिसाब से वृद्धि हुई है उसमें। तो ये कहना कि भारत में रोजगार के अवसर कम हुए हैं, आज जब कांग्रेस की सरकार थी, दुनिया को मालूम है कि भारत में 70 स्टार्टअप्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। आज के डेट में भारत में अकेले 62,000 स्टार्टअप जो हैं वो भारत में काम कर रहे हैं। और जो नए नए काम करने के तरीके या उत्पादन के मीन्स जिसको हम कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, वो भारत में इतने प्रकार के हो गए हैं और इस प्रकार के विविधताओं के साथ ये सेक्टर डेवलप कर रहा है कि जिसमें आप लोगों को, सामान्य लोगों को, राहुल गांधी जैसे लोगों को या फिर राजद के जो नेता लोग हैं बिहार में बैठे, ऐसे लोगों को जिनको जाति और धर्म के बाहर की राजनीति नहीं समझ में आती, वो भाजपा पर इस प्रकार का आक्षेप लगा। कांग्रेस में आपने राहुल गांधी का नाम लिया, आरजेडी में क्या साफ तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर? यादव की तरफ इशारा है। तेजस्वी यादव जी ने जो नारा 2020 के चुनाव में दिया था वो कभी पूरा होने वाला था? वो एक ब्लफ था, वो एक ऐसा ब्लफ था जिसको सामान्य दृष्टिकोण से सामने रखा गया, लेकिन वो उतनी बड़ी बात होते हुए भी जनता ने उनको नकारा है कि नहीं नकारा है। तो रोजगार के अवसर अगर बिहार में वास्तव में कम हो रहे होते या भारत दुनिया में कम हो रहे होते तो भाजपा को तो नीचे गिरना चाहिए था। आज पिछले ही साल अभी पूरे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें से 4 राज्यों में भाजपा ने वापसी की है। हमारी नई सरकार नहीं बनी, हमने वापसी की है। तो जब सामान्य लोगों को लगता है कि भाई भाजपा का जो दृष्टिकोण है भारत के विकास को लेके, उसकी सापेक्षता में ही आगे बढ़ना है, तो जब जनता ने हमें स्वीकृति दे दी है तो फिर इनका क्या मतलब? अब बिहार से जुड़ा सवाल कर लेते हैं। एक तरफ जहां शक्ति यादव ने कहा कि बचवल साहब जो है 3 किलो मछली खाते हैं और ज्ञानवापी पे ज्ञान देते हैं, वहीं आपके जो सहयोगी दल हम पार्टी है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि इनको पागल खाना भेज देना चाहिए। किन्हें पागल खाना भेज देना? बचवल जी के बारे में कह रहे हैं, दानिश रिजवान जी, जो हम आपके सहयोगी पार्टी के नेता। दानिश रिजवान जी का जो नाम है, उन्होंने अपने नाम का प्रकटीकरण किया है, इसमें क्या दुख का बात है?
सही बात है कि अगर उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने सांस्कृतिक अधिष्ठानों को पुनर्व्याख्यायित करने के लिए या फिर पुनर्स्थापना करने की बात करता है, अगर वो पागल खाने जाने के लायक है, तो फिर इसमें संदर्भ क्या निकलेगा उनके बारे में? उनका कोई मतलब ही नहीं है। दानिश रिजवान की हैसियत क्या है कि वो भाजपा के किसी भी नेता के बारे में बोलें? उनकी हैसियत ही नहीं है। अगला सवाल ये रहेगा मेरा कि जब राम को लेकर के बीजेपी के लोग काफ़ी जो है राजनीति करते रहे हैं या राम जी को लेकर के ही है, तो जब जीतन राम मांझी ये कह देते हैं कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, उस वक्त में बीजेपी उस तरीके से आक्रामकता के साथ क्यों नहीं पाती? नहीं, हम लोगों ने हमेशा से, जीतन राम मांझी जी ने जब भी ये बात कहा है तो हम लोगों ने बहुत आक्रामक तरीके से उनको इस बात के लिए कहा है कि भाई आप ये गलत बोल रहे हैं, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जीतन राम मांझी जी की जितनी भी राजनीतिक पूंजी थी, जितनी भी विरासत थी, उन्होंने अपने अगली पीढ़ी को सौंप दिया है, और उनका यही राजनीति करने का यही एक लक्ष्य था कि एक समय तक मैं राज करूंगा और मेरे बाद मेरा पुत्र राज करेगा। तो जीतन राम मांझी जी को जो करना था उन्होंने राजनीति में हासिल कर लिया है। और वो किसके दबाव में इस तरीके की बातें करते हैं वो जीतन राम मांझी जी ही बता सकते हैं, जिनके नाम में ही राम हो। मुझे याद है, मैं जब जेएनयू में पढ़ता था, एक बार प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रहा था, और प्रेसिडेंशियल डिबेट में साकेत नाम के एक व्यक्ति थे जो बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे, छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे। उनका नाम साकेत था, और वो राम जी के विरोध में उन्होंने लगभग 10 मिनट तक बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद फिर बहुत भीषण मार हुई, वहाँ पर बहुत भीषण लड़ाई हुई। वो एक बड़ा मुद्दा है, वो बड़ी कहानी है। लड़ाई मतलब वैचारिक तौर पे या हाथापाई वाला? हाथापाई, उन्होंने ऐसे शब्दों का ही प्रयोग किया था कि हाथापाई हो गई, उसको कोई रोक ही नहीं सकता था। जिनके नाम में ही साकेत हो, साकेत का मतलब वास्तव में अयोध्या होता है, और जिसको अपने नाम का ही जानकारी नहीं हो उसको इसका मतलब ये है कि मौलिक तत्व उसके पास नहीं है। ऐसे मौलिक तत्वों को अभाव में ही जीतन राम मांझी जैसे लोग इन सब विषयों का प्रकटीकरण करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। सामान्य लोगों के मन में इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तब भी जनता ने पूरे मन से उसमें पार्टिसिपेट किया, और जब राम मंदिर बनने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया तो भी जनता ने उसको बहुत हर्ष खुशी से उसको स्वीकार किया है। पूरे देश में उत्सव मना है, कौन इससे कोई वंचित है? थोड़ी। जीतन राम मांझी जी को भी इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के बात, अगर वो उस स्तर के राजनेता हैं और जिस स्तर पर वो बैठे हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल पूरा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 8 वर्ष जो हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये भारत के गुणात्मक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। ये ऐसा अवधि है जिसमें भारत ने अपने आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो चारों प्रकल्प हैं, इन चारों प्रकल्पों में बहुत बेहतरीन काम किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी आज के डेट में भारत बन गई है। 40% जो जीडीपी कांग्रेस ने छोड़ी थी 2014 में, आज उससे 40% की जीडीपी एक्स्ट्रा विकसित हो गई है पिछले 8 वर्षों में। इसका मतलब ये है कि जो सामान्य लोग हैं उनके तक सरकार पहुंची है, उनके पास तक पैसा पहुंचा है, उनके पास तक जो योजनाएं हैं सरकार की वो पहुंची। ये आर्थिक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने अपने सभी विरासतों को वापस पाने के सभी मार्गों पर हम लोग काम कर रहे हैं, और राम मंदिर उसका हमारी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। आज ज्ञानवापी पर भी आज फैसला कोर्ट का आना ही है, वो कोर्ट का मसला है, उस पर बहुत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से समाज ने इस बात को सहर्ष स्वीकृति दी है, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कई बड़े शहरों का नाम बदला गया, वो एक प्रकार से वो सांस्कृतिक विजय है हमारी, उसको उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से मुगलों ने आतंक के माध्यम से नामकरण का काम भारत में किया था, नामकरण बदलने का काम उन्होंने किया था, उसी प्रकार से हम लोगों ने, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, एक आक्रांता के दृष्टिकोण को मैं स्थापित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी हमने जरूर उसको स्थापित किया है। अब बिहार की राजनीति बात कर लेते हैं। जातीय जनगणना को लेकर ऐसा लग रहा है, कहा जा रहा है कि तेजस्वी से नजदीकियां बढ़ी हैं, बंद कमरे में बात हुई लगभग 1.5 घंटे की, और कोई भी बड़ा नेता नहीं था, चाहे वो आरजेडी से हो या जेडीयू से, और कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। क्या लग रहा है, जातीय जनगणना पर बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ खटास आया क्या? कुछ जातीय जनगणना पर पार्लियामेंट के अंदर हमारे नेता नित्यानंद राय जी ने इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से जातीय जनगणना के कराने के पक्ष में नहीं है। इसके कई कारण उन्होंने बताए थे, जो वास्तव में उस दृष्टिकोण से देखा भी जाना चाहिए, वही सच्चाई है।
जैसे जो न्यूमरेटर्स जाएंगे वहाँ पर डेटा कलेक्शन के लिए, इस बार वो पूरा काम लैपटॉप और इसके माध्यम से होना है। वो तो तकनीकी चीज़ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जातीय जनगणना के बहाने नीतीश जी और तेजस्वी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और बीजेपी से दूरी बढ़ रही है, और क्या इसका बिहार की सियासत को असर हो सकता है? क्योंकि आप लोगों ने कह दिया है कि 2025 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी क्या कहना चाहते हैं कि अगली बार 2025 के बाद बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल ये जरूर चाहता है कि कहीं भी उसकी पार्टी की सरकार बने। भाजपा इससे अलग तो है नहीं, हमारी भी इच्छा है कि हमारी सरकार बने, लेकिन बिहार के विकास के दृष्टिकोण से जो स्थिति और जिस प्रकार का अराजक माहौल राजद ने पैदा किया था 2005 के पहले, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भाजपा का और जदयू का एक स्वाभाविक गठबंधन बिहार में अभी चल रहा है और आगे भी 2025 तक तो जरूर चलेगा। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का संशय किसी के मन में नहीं होना चाहिए। तो जेडीयू के नेता से नाराज हो जाते हैं जब आप कहते हैं कि 2025 तक, तब उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कि फिर 2025 के बाद कौन, जब तक एनडीए रहेगा नीतीश जी सीएम का फेस रहेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में मैं पहले भी एक बार कहा हूँ, उन्होंने रालोसपा पर 150 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, रालोसपा के टिकट पर, उसमें से एक भी नहीं जीता। और किसी भी कैंडिडेट के नहीं जीतने का मतलब यह है कि जो पार्टी आपने बनाई, समाज ने आपके उम्मीदवारों को और आपके विजन का उस समर्थन नहीं दिया है। आपके 2-4-10 उम्मीदवार भी अगर जीत जाते तो आज आप नीतीश कुमार से और एनडीए के अंदर बैठ के बार्गेन कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते। तो ये समाज का भी दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट रहता है कि किनको शासन में लाना है, किनको नहीं लाना है। और इस प्रकार की बातें मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी अपने मुंह से अगर कुछ कहते हैं, भाजपा के अंदर प्रधानमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं, या अमित शाह जी कोई बात कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कोई बात कहते हैं, प्रदेश का नेतृत्व संजय जायसवाल जी अगर कुछ कहते हो, सुशील जी अगर कुछ कहते हो, नित्यानंद राय जी कहते हो, तो अभी तक उन बातों का मतलब है। बाद बाकी सारी कथा कहानियां हैं, उनका कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी का वो कद नहीं है कि वो भाजपा का। और अंतिम सवाल होगा कि आप करें कि 2025 तक, मतलब आप भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं 2025 के बाद हो सकता है कि बीजेपी फ्रंट पे आ जाए, तो कौन सीएम का फेस होगा? 3 लोगों का नाम चल रहा है, जनक राम जी, नित्यानंद राय हैं, 2 लोग और एक तारकिशोर प्रसाद हैं। कौन हो सकता है सीएम का चेहरा जो राजनीति पे भी सूट करेगा? क्योंकि जाति भी एक है, क्या माफ करिएगा, पंचायती राज मंत्री जो सम्राट चौधरी जी। देखिए, 2 विषय है। एक तो भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक विरासतों की बात करने वाली पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मौलिक आधार है और हिंदुत्व हमारा एक प्रकार से मैकेनिज्म है जिस पर हम लोग काम करते हैं। तो जातियों का कोई हमारे यहाँ कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। भाजपा को उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे नीतीश जी हो तो उनके पास लव कुश का समीकरण है, आरजेडी अगर है तो उनके पास यादव का समीकरण, एमवाई मुस्लिम समीकरण, चिराग पासवान दावा करते हैं कि 5% का पासवान वो, ये तो बिहार की राजनीति की सच्चाई है ना कि जाती है। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर दुनिया में जो भी मोबिलाइजेशंस होते हैं, किसी भी देश में आप चले जाइए तो मोबिलाइजेशन के कई प्रामाणिक आधार और तथ्य होते हैं जिसके आधार पर लोग अपना मतदान करते हैं। ये एक स्वीकार्य तथ्य है कि भारत में ये जो आधार है, आप सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इस दृष्टिकोण को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो सोशियोलॉजिकली जाति वो एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है जिस पर लोग भारत में अपना मतदान करते हैं। लेकिन आप पिछले 8 वर्षों के जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं भारत में, आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको ये बार बार लगेगा कि जातियों का जो बैरिकेड है उसको भाजपा ने क्रॉस किया है, उसको तोड़ा है और समाज के सभी वर्गों के सम्मिश्रण से ही भाजपा जो है वो पूरे भारत में आज के समय में स्वीकार्य रूप से जनता को जो स्वीकार्य है उस मॉडल पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं देश में, और एक सफल नेतृत्व हम लोगों ने देश को देने का काम किया है। तो इस प्रकार से जातियों के नाम पर किसी नेताओं को आगे बढ़ाना, ये हमारे भाजपा में इस प्रकार का काम नहीं होता है। तो मैं ये किसी का नाम नहीं लूँगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, वो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। वो मेरे जैसे सामान्य प्रवक्ताओं का जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोग किसी का नाम तय करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक जी थे। कई मसलों पे बातचीत की, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, इसके अलावा याद किया जनगणना, बिहार की राजनीति, जेडीयू से रिश्ते। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।